बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक नया टॉपिक लाया है जिसका नाम है एंजाइम्स। आज एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम्स असल में है क्या, देख लीजिए। जैसे हम लोगों को पता है कि इंसानी बॉडी जो जिंदा है, जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, तो इन सब एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी हमें बॉडी में उस वक्त मिल जाता है जब हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहा हो। केमिकल रिएक्शन 24 घंटे हमारे बॉडी में जारी रहते हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे होते हैं, हमारे दिल धड़क रहे होते हैं, सांस लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरा एनर्जी खर्च हो रहा है। तो जिस्म के अंदर बार बार एनर्जी तैयार हो रहा है। कहाँ से आ रहा है एनर्जी? जो खुराक हम लोग खा जाता है, ये खुराक टूट जाता है, टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। जहाँ जहाँ पे कोई खुराक टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, वहाँ से एनर्जी खारिज हो जाती है। अब ये जो खुराक का छोटे टुकड़ों में तकसीम करना या नई नई चीज़ें बन जाना, इसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं। अभी आए देख ले, मेटाबॉलिक जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म की जाती है। मेटाबॉलिज्म दरअसल दो तरह के हैं, एक है कैटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा है, जब से हम लोग पैदा हुए हम लोग खुराक खाते रहते हैं, ये खुराक कहाँ चला जाता है? हम लोग कहते हैं खुराक खा लो ताकि आपको एनर्जी मिल सके। ये जो खुराक हम लोग खा जाते हैं, ये छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। वो खुराक जो कोई भी चीज़ जिस्म के अंदर केमिकली रिएक्शन के दौरान टुकड़ों में तकसीम हो जाए, उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसी तरह हम लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं। बचपन में हमारे हाइट और आज का देखें, हमारे जिस्म के अंदर जो हड्डियाँ बन गई, गोश्त बन गए, और हमारे जिस्म में खून बार बार बन रहा है, हार्मोन्स बन रहे हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से आते हैं? ये हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, चीज़ें बन रही हैं। जो बन रहे हैं उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। बस सिंपली आप लिखिए, अगर कैटाबॉलिज्म से बना एक बड़ा चीज़ मेरे पास है, ए बी, एक चीज़ है, एक ही चीज़ है। अगर ये केमिकल रिएक्शन हो जाए इसके दरमियान, ये टुकड़ों में तकसीम हो जाए, ए अलग हो जाए, बी अलग हो जाए, यानी एक चीज़ था हिस्सों में तकसीम हो गया, अलग हो गया, इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और इसी तरह मेरे पास ए बी है, ये ए बी मेरे पास है, तो ये अलग अलग है, ए बी। अगर ये बी प्लस ए प्लस बी आपस में रिएक्शन कर ले केमिकली, तो इसे ए बी बन जाए, यानी छोटी चीज़ें मिलके बड़ा चीज़ बन गया, इसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। बड़े चीज़ें छोटों में तकसीम हो गए, ये कैटाबॉलिज्म है। आप ये समझ लीजिए, मेरे पास बड़ा चीज़ था, तकसीम होके छोटी छोटी चीज़ों में तकसीम हो गया, तो ये कैटाबॉलिज्म है। मेरे पास छोटे छोटी चीज़ें थे, आपस में मिल गए, बड़ा चीज़ बन गया, एनाबॉलिज्म। और इसी तरह आमतौर हमारे बॉडी में जो होने वाले रिएक्शंस है उसके बारे में समझे, कैटाबॉलिज्म। हम लोग रोज़ खुराक खाते हैं, रोटी खाते हैं। अब ये जो रोटी हम लोग खाते हैं, इससे हम लोग को ग्लूकोज मिल जाता है। ये ग्लूकोज जाके हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, केमिकली रिएक्शन हो जाता है। उस केमिकल रिएक्शन की बदौलत कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, प्लस H2O बन जाता है, प्लस एनर्जी बन जाता है। ये है असल में कैटाबॉलिज्म। एक चीज़ टूट गया, जब ग्लूकोज टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी असल अमेरिका का चीज़ें हैं। ये जो पूरी प्रोसेस हो रहा है भाई, जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये आम लोग इसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह देखा जाए, अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले ले प्लस वाटर ले ले, ये दोनों जो प्लांट ले लेता है, तो प्लांट के अंदर क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज टुकड़ों में तकसीम होकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना, तो इस इमरान ये कैटाबॉलिज्म हुआ। यहाँ पे ग्लूकोज यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल गया, उसे ग्लूकोज बना, यानी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ा चीज़ बन गया, इस इमरान ये एनाबॉलिज्म हुआ। तो ये प्रोसेस हमारे जिसमें 24 घंटे जारी रहता है, केमिकल रिएक्शन जारी रहते हैं।
केमिकल रिएक्शंस हमें एनर्जी देते हैं, हमारे जिस्म के लिए ज़्यादा मिकदार में एनर्जी चाहिए, मगर ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होते हैं, केमिकल रिएक्शन स्लो होते हैं। स्लो हमें चाहिए नहीं, हमें ज़्यादा मिकदार में एनर्जी चाहिए। ज़्यादा मिकदार में एनर्जी हासिल करने के लिए केमिकल रिएक्शन को तेज़ करना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक और कैटालिस्ट पैदा किया हुआ है। कैटालिस्ट वो चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ये बात ज़हन में रख ले, इंसानी जिस्म में एक बायो कैटालिस्ट मौजूद है। आमतौर की बात में जब केमिकल रिएक्शन हम लोग तेज़ करते हैं तो उसमें हम लोग इनऑर्गेनिक कोई दूसरा चीज़ हेट करके इसकी जो केमिकल रिएक्शन है स्पीड अप कर सकते हैं। मगर इंसानी बॉडी में हमारे पास बायो कैटालिस्ट है। उस बायो कैटालिस्ट का नाम एंजाइम है। ये जो एंजाइम्स है ये बायो कैटालिस्ट है। एंजाइम्स खुद केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन के लिए जितनी मिकदार में एनर्जी चाहिए, देखिए जितनी मिकदार में एनर्जी चाहिए जिसकी बदौलत केमिकल रिएक्शन हो जाए, ये सिर्फ इस एनर्जी को कम करके इसके साथ रायत कर लेते हैं ताकि बासानी वो केमिकल रिएक्शन हो जाए, कम एनर्जी से वो केमिकल रिएक्शन हो जाए। मिसाल के तौर पर आप बाजार में गए हो, बाजार में आप बूट खरीद रहे हो या आप किताबें खरीद रहे हो, चलो किताबें समझे, आप किताबें खरीदने के लिए बाजार चले जाते हो। अभी आप कहते हैं कि मैं 10-15 बुक्स ले लूँगा, आपके पास पैसे जो हैं आपने प्लानिंग 10-15 बुक तैयार की कि 10-15 बुक ले लेंगे, मगर दुकानदार क्या करते हैं, महंगा दे देते हैं, उससे आपकी 10 के बजाय 6-7 बुक हो सकता है। तो अभी आपका डिमांड 10-15 बुक की हैं, जो पैसा आपके पास है उसे 7-8 बुक हो सकता है। तो आपका एक दोस्त आपके साथ होता है, तो वो दोस्त क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, चलाबाजी करते हैं, दुकानदार के साथ ऊपर नीचे जाके इसके रेट्स को कम कर लेते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीद सकें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीद सकें। तो ये बार्गेनिंग जो आप लोग करते हैं, कौन कर रहा है, आपके साथ जो आपका दोस्त है। तो इसी तरह बिल्कुल इसी तरह इंसान जिस्म में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। जिस चीज़ के ऊपर एनर्जी ज़्यादा खर्च हो जाता है तो हमारे जिस्म के पास इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं है कि वो काम को चला सके। तो इसके लिए हमारे जिस्म के अंदर एंजाइम्स मौजूद है। एंजाइम्स दरमियान में आ जाता है, उन दो चीज़ों के दरमियान में आ जाता है, थोड़ा बहुत चलाबाजी करते हैं, उसका जो एनर्जी जितना रिक्वायर्ड है, जितना एनर्जी इसके लिए चाहिए उसको कम कर देते हैं। असल में एंजाइम्स का काम ये है। अक्सर बच्चे ये सोच रहे थे कि एंजाइम खुद जाके वापस इस चीज़ को ऊपर अटैक कर लेते, इसको टुकड़ों में तकसीम करते, कुल्हाड़ी जैसे इसके पास कुल्हाड़ी होगा जाके चीज़ों को तोड़ लेते। ऐसा नहीं है, एंजाइम के पास सिर्फ इतना सलाहियत है कि उसकी जो एक्टिवेशनल एनर्जी है, जितनी एनर्जी इसके लिए दरकार है उस एनर्जी को कम कर देते हैं। जब एनर्जी कम हो जाता है तो हमारे पास जो एनर्जी इसकी बदौलत उसी एनर्जी से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं स्पीड अप कर देना, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देना। तो ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में हम लोग पता चल गया। इसके बाद चलते हैं एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम्स मैंने इसके साथ लिखा है प्रोटीन। एंजाइम्स दरअसल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो जिस्म के अंदर मौजूद है और प्रोटीन की बने हुए हैं। ये बात में रख ले पक्का, एंजाइम्स प्रोटीन की बने हुए हैं। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% जितने भी प्रोटीन एंजाइम्स आपको मिलेंगे सारे के सारे प्रोटीन्स की बने हुए हैं, क्योंकि कुछ हमें ऐसे एंजाइम्स भी मिल जाते हैं जो कि आरएनए के बने हुए हैं, जिसको राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम के तौर पे काम करते हैं, एंजाइम तो नहीं कह सकते, इसको राइबोसोम्स कह सकते हैं। जैसे उसको एंजाइम्स कहते हैं जो प्रोटीन के बने हुए हैं, तो ये राइबोसोम्स हैं जो आरएनए के बने हुए होते हैं। कहाँ पे पाया जाता है इसके बारे में भी बता देते हैं। राइबोसोम्स जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाता है, राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनते हैं या नहीं, तो राइबोसोम खुद किस चीज़ का बना हुआ है, राइबोसोम का जो कंपोजिशन है वो आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ है। तो आप एक किस्म के आरएनए मौजूद है, एक तरह के आरएनए मौजूद है। अब इस आरएनए के पर अपने कोडिंग जिस तरह आम आरएनए होते हैं, आप समझे ये आरएनए है, मगर इस आरएनए का नेचर बिल्कुल प्रोटीन जैसा है। ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जहाँ पे एंजाइम्स आपको मिले वो प्रोटीन है। कुछ ऐसे राइबोसोम्स हैं जो कि एंजाइम्स के तौर पे काम करते हैं। बहरहाल ज़्यादातर जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। एंजाइम्स एक बायो कैटालिस्ट है, यानी कि बायोलॉजिकली जिंदा चीज़ों के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको स्पीड अप कर देते हैं। एक और लफ्ज़ है सबस्ट्रेट।
चलो ड्रा कर लेते हैं। एक एंजाइम है मेरे पास एक एंजाइम है। अब ये प्रोटीन का बना हुआ है, बहुत से अमीनो एसिड जंजीर बना के इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसने एक बड़ा सा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। मगर यहाँ पे जो अमीनो एसिड है, कुछ अमीनो एसिड यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट कर लेते हैं, या फिर जो कि बांड बना सके। तो ये एंजाइम्स का ये वाला सेट और ये वाला सेट, इन दोनों सेलों में फर्क है। ये वाला सेट को हम लोग एक्टिव सेट कहते हैं। ये एक्टिव सेट, ये वो वाला सेट है जहां से कोई भी चीज आगे साथ अटैच होगी, इसके ऊपर काम कर सकते हैं एंजाइम्स। वो चीज जिसके ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं, जैसे मेरे पास फूड है, कोई भी ग्लूकोज है, मेरे पास एक चीज है, मैं बना लेता हूं, एक चीज है, खुराक मेरे पास है। अभी ये जो खुराक है, इसको हम लोग सबस्ट्रेट कह सकते हैं, ये सबस्ट्रेट को कह सकते हैं। वो चीज जिसके ऊपर एंजाइम्स काम करते हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, कोई भी चीज हो जिसके ऊपर एंजाइम्स काम कर रहा हो, एंजाइम्स को टुकड़ों में तकसीम कर रहा हो या जोड़ रहा हो, उसको सबस्ट्रेट ही कहते हैं। तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट भी दो इसको मुश्तमिल है। या से लेके यहाँ तक इसका एक्टिव साइट अमीनो एसिड उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया है। तो यहाँ पे एक सेट क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को यूं पकड़ लेते हैं, दूसरा सेट उसके ऊपर काम कर लेते हैं। तो इसीलिए इसकी जो एक्टिव साइट है, यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल एक्टिव साइट को हम लोग दो नाम देते हैं। एक को बाइंडिंग साइट कहते हैं, ये वाला बाइंडिंग साइट है, ये बाइंडिंग साइट, ये वाला यहाँ से चीज इसके साथ बांड बना लेता है। और ये कैटालिटिक साइट है, बाइंडिंग साइट, कैटालाइटिक साइट। तो ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स की एक्टिव साइट को, जो एक्टिव साइट है वहां पे दो साइट मौजूद है, एक बाइंडिंग साइट है, एक कैटालाइटिक साइट है। या फिर से ड्रा कर लेते हैं एंजाइम्स, इसका बाइंडिंग साइट है, इसका कैटालाइटिक साइट है। एक जगह जाके इस सबस्ट्रेट को पकड़ लेते हैं, दूसरा हिस्सा इसके ऊपर काम कर लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। इसी तरह अगर एंजाइम्स की केमिकली नेचर देखें, केमिकली एंजाइम्स को अगर देखा जाए, एंजाइम्स अकेला काम नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अकेले काम नहीं कर सकते, इसके लिए कोई और चीज भी चाहिए। जैसे कि आमतौर हमारे दोस्त हमारे हेल्प कर लेते हैं, कोई काम मुझे नहीं बनाओ, मेरे साथ मेरे दोस्त मिलकर वो काम करते हैं। तो इसी तरह एंजाइम्स के भी कुछ दोस्त होते हैं। देखिए यहाँ पे एपो एंजाइम्स है, कोफैक्टर है, एडो एंजाइम्स है। ये तीन बातें अलग अलग समझा देंगे। ये एंजाइम्स अभी ये मुकम्मल तौर पर अमीनो एसिड प्रोटीन का बना हुआ हिस्सा है। एंजाइम्स का वो हिस्सा जो मुकम्मल तौर से प्रोटीन का बना हुआ, उसको एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम्स मैंने लिखा है, एपो एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ हिस्सा है, प्रोटीन पार्ट्स है। एंजाइम्स का दोस्त जो एंजाइम्स का हेल्प कर लेते हैं, जैसे एंजाइम्स हमारे केमिकल रिएक्शन का काम हेल्प कर सकता है, इसको स्पीड अप कर सकता है। तो इसी तरह एंजाइम्स के भी अपने दोस्त होते हैं। वो दोस्त जो एंजाइम्स की हेल्प करते हैं, इसको एक्टिव कर देते हैं, तो उसका नाम क्या है, उसको कोफैक्टर कहते हैं। अभी कोफैक्टर क्या है, क्या कोफैक्टर भी प्रोटीन का बना हुआ एक चीज है? नहीं, कोफैक्टर प्रोटीन का बना हुआ पार्ट नहीं है। आप समझ लीजिए ये कोफैक्टर है मेरे पास, ये कोफैक्टर्स ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। बहरहाल ये बाद में डिटेल से पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कौन कौन सी चीजें हैं, इनऑर्गेनिक कौन कौन सी चीजें। यहाँ पे ये दोस्त आके ये कोफैक्टर आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है। जब एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो उस वक्त एंजाइम एक्टिव हो जाता है। आप समझ लीजिए ये जो इसका दोस्त है, क्या ये कोफैक्टर है, प्रोटीन ये एफओ एंजाइम्स है। जब एफओ एंजाइम्स कोफैक्टर दोनों आपस में मिल जाते हैं, उस वक्त हम लोग उसको क्या कहते हैं,
होलो एंजाइम्स। देखिए होलो एंजाइम्स, होलो एंजाइम्स, बात समझ आए? अकेला प्रोटीन बगैर दोस्त के एपोएंजाइम्स है। इसका दोस्त जिसका नाम कोफैक्टर है, इसको कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर और होलो एंजाइम्स आपस में मिलके एक काम की तरफ चले जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उस वक्त इसको होलो एंजाइम्स कहते हैं। आप समझ लीजिए होलो एंजाइम्स एक एक्टिव एंजाइम है, मुकम्मल तौर एक्टिव, काम करने के लिए तैयार, रेडी, उस एंजाइम्स को होलो एंजाइम्स कहते हैं। इसी तरह एंजाइम्स कोफैक्टर भी दो तरह के हैं। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इसी तरह एंजाइम्स कोफैक्टर दो तरह के हैं। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जो इनऑर्गेनिक है वो कोई भी मेटल आयन हो सकता है, यानी ये कोई आयरन हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कोई और मेटल आयंस, बात लाजमी है मेटल, कोई भी मेटल हो, नॉन मेटल ना हो, कोई भी मेटल आयंस इनऑर्गेनिक तौर पे काम कर सकते हैं। कोई भी मेटल आयंस कोफैक्टर के तौर पे काम कर सकता है। और इसी तरह अगर ऑर्गेनिक को देखा जाए तो इसी तरह कोफैक्टर ऑर्गेनिक भी हैं। ऑर्गेनिक अंदर से दो ग्रुप हैं, एक को कहते हैं कोएंजाइम्स, एक को प्रोस्थेटिक ग्रुप। अभी कोएंजाइम्स प्रोस्थेटिक ग्रुप में असल फर्क क्या है? वही ऑर्गेनिक कोई मॉलिक्यूल्स होगा जो कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं। फिर फर्क क्या है? सिंपल सा, इसमें ये फर्क है जो कोएंजाइम्स है ये लूजली अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ, बस मुख्तसर दोहराने के लिए अटैच हो जाता है। जब एंजाइम एक्टिव हो जाता है, एंजाइम अपना काम कर लेता है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ करके कहीं और जा सकता है। इसका एग्जाम्पल स्कूल में, किसी कॉलेज में आपका कोई भी दोस्त जब भी आपको जरूरत पड़ जाता है आके आपका मदद कर सकता है। मदद करने के बाद आपको छोड़ सकता है अपनी मर्जी पे किसी दूसरे दोस्त के पास जाके, क्योंकि उसके पास दोस्त बहुत से होते हैं, किसी दूसरे दोस्त के पास जाके उनकी हेल्प करने के लिए जा सकता है, यानी आपको जोड़ के। ये किसका एग्जाम्पल है? ये कोएंजाइम्स का। और प्रोस्थेटिक ग्रुप ये भी ऑर्गेनिक कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, विटामिन हो सकता है, मगर बात यह भी है ये टाइटली बाउंड हो जाता है। आशिक और माशूक का एग्जाम्पल है, यानी आशिक और उसका माशूक ये आपस में जब एक बार अटैच हो जाता है, ये फिर दूसरे को मौका नहीं देते कि उसके साथ आके उसके दोस्त बने। यानी जब एक बार उसके साथ अटैच हो गया फिर कभी भी इसको नहीं छोड़ते। कौन? प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी मैंने एक लफ्ज लिखा है विटामिन्स, मोस्ट विटामिन्स आर कोएंजाइम्स, मोस्ट विटामिन्स आर कोएंजाइम। इसीलिए हम लोग कहते हैं बॉडी के अंदर प्लावोटामिन की कमी है। प्लावोटामिन की कमी जब डॉक्टर के पास चले जाते हैं वो हमें कहते हैं कि आपके जिस्म में विटामिन ई की कमी है, बी की कमी है, सी की कमी है। जो विटामिन हम लोग खाते हैं ये दरअसल काम क्या करते हैं? दरअसल हमारे बॉडी के अंदर कोफैक्टर के तौर पे काम करते हैं, हमारे एंजाइम्स को एक्टिव कर देते हैं। उन्हीं की बदौलत फिर हमारे एंजाइम्स प्रॉपर्ली काम करना शुरू कर लेते हैं, जिसमें विटामिन की कमी आ जाता है। तो जिस एंजाइम्स के लिए ज़रूरी है, जिस एंजाइम के साथ इसने जाके अटैच होना था, तो वो एंजाइम्स इनएक्टिव रह जाएगा। जब वो इनएक्टिव रह जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस एंजाइम कर रहे होते हैं तो वो काम स्टॉप हो जाएगा। वो काम स्टॉप होने की वजह से वो जो प्रोसेस, वो जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिल जाता था तो वो नहीं बन जाएगा, तो इसीलिए हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो ये था आज एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा डिटेल से। इसी तरह एंजाइम्स के और टॉपिक भी हैं। अभी कुछ इंसान ये भी सोच रहे थे कि एंजाइम्स कैसे आके एक सबस्ट्रेट के साथ मिलके अटैच होके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में उन्होंने लॉक एंड की मॉडल पेश की, इंड्यूस फिट मॉडल पेश की। तो इसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो भी देख लीजिए। और इसी तरह कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं एंजाइम्स के अंदर, यानी किसी भी सेल के अंदर एंजाइम्स के खिलाफ कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं। इनहिबिटर्स यानी इसको काम से रोक लेना। जैसे आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद नहीं पढ़ते, आपको भी काम से रोक लेते हैं, बार बार आपसे कापी छीन लेते हैं, पेन छीन लेते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं ताकि आप न पढ़ सके। तो इसी तरह सेल के अंदर कुछ एंजाइम इनहिबिटर है, उस एंजाइम इनहिबिटर के बारे में इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।